दिवाली के कुछ दिन पहले का समय था। रानो चिड़िया ने अपनी छोटी सी दिए की दुकान सजाई हुई थी। जंगल के कई पक्षी उसका सामान देखने के लिए दुकान पर जमा थे। आइए आइए, इस बार मैंने खास प्यार और मेहनत से दिए बनाए हैं। ये दिए आपके घर को सच्ची रोशनी से भर देंगे। रानो जी, आपके दिए अच्छे होते हैं। हम इस बार भी सारा सामान आपकी दुकान से लेंगे। तभी गाजे बाजे के साथ सेठ कालू कौआ की बड़ी और चमचमाती दुकान खुलती है। कालू घमंड से अपनी छाती फुलाता है। अरे रानो, ये पुरानी चीजें लेकर क्यों बैठी हो? अब जमाना बदल गया है। देखो मेरे पास ये हैं असली शानदार दिवाली के पटाखे और बिजली वाली झालरें। ये मिट्टी के दिए कौन पूछेगा अब? सेठ कालू जी, दिखावा नहीं, काम की गुणवत्ता मायने रखती है। मेरा माल सच्चा है। सेठ कालू कौआ अपनी दुकान के पीछे अपने सहायक कौवे के साथ खड़ा था। रानो का ये ईमानदार काम मेरी कमाई रोक रहा है। इसे रास्ते से हटाना होगा। सेठ जी, क्या करेंगे? सुनो, मैं रानो के सारे दिए खरीद लूंगा। हाँ, सारे, और फिर उन्हें अपनी दुकान पर डबल मुनाफा में बेचेंगे। इसके बदले मैं उसे कहूँगा कि वो जंगल में कभी दिए नहीं बेचेगी। कमाल की चाल है सेठ जी। सेठ कालू रानो की दुकान पर आता है। उसके हाथ में पैसों की एक बड़ी थैली थी। रानो, मैं आपको एक मौका दे रहा हूँ। ये लो पैसा। मैं आपके बनाए सारे दिए खरीद रहा हूँ। मेरी शर्त बस ये है कि आप इस दिवाली के बाद जंगल में कभी दिए बनाने का काम नहीं करेंगी। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? यह व्यापार है, सोच लीजिए। आपकी सारी मेहनत की कीमत मिल रही है। ठीक है सेठ जी, मेरी कारीगरी का अपमान हो रहा है, पर मुझे अपने बच्चों के लिए ये सौदा मंजूर है। मैं आपको अपने सारे दिए बेच रही हूँ। सेठ कालू ने रानो के दिए अपनी दुकान पर रख दिए और दियों का काला रंग कर दिया और उन्हें बेचने लगा। ये है मेरे खास शक्तिशाली दिए। ये मामूली नहीं, बल्कि अमीर घरों के लिए बने हैं। बहुत महंगे हैं। सेठ जी, आपके ये नए दिए तो एकदम काले दिख रहे हैं, और ये रानो चिड़िया के दियों से इतने अलग क्यों हैं? वे तो रंग बिरंगे थे। अरे हरिया जी, आप अभी व्यापारी दुनिया को नहीं समझते। यही तो इनकी खासियत है। ये सबसे कम तेल में सबसे ज्यादा रोशनी देंगे। जल्दी करो, माल खत्म होने वाला है। सेठ कालू जी, हमें रानो के दिए चाहिए थे। वे बहुत शुद्ध मिट्टी के थे और मजबूत भी। चुप रानो, रानो, अब उसका जमाना गया। अब यही चलेंगे। बोलो, आप ये खास दिए लेते हैं या नहीं? कहीं देर ना हो जाए और आप दिवाली की रात अंधेरे में मनाएं। नहीं नहीं सेठ जी, हमें अंधेरे में दिवाली नहीं मनानी। ठीक है, हम ये खास दिए ले लेते हैं। हमें 50 दिए दे दीजिए। एक पेड़ पर बिजली चिड़िया, जो स्वभाव से बहुत तेज और चतुर थी, सेठ कालू कौआ के अजीब व्यवहार को ध्यान से देख रही थी। यह सेठ कालू अजीब व्यवहार कर रहा है। रानो के सुंदर दिए कहाँ गए और ये काले दिए क्या हैं? मुझे रानो से बात करनी होगी। कुछ देर बाद बिजली चिड़िया सीधे रानो के घर पहुंची। रानो दिए नहीं बना पा रही थी, इसलिए वह बहुत उदास बैठी थी। रानो, क्या आपने सेठ कालू को अपने सारे दिए बेच दिए? हाँ बिजली, उन्होंने बहुत सारे पैसे दिए और कहा कि मैं फिर कभी यह काम ना करूं। लेकिन मुझे सेठ कालू की नीयत पर शक है। वह आजकल काले दिए बेच रहा है और मैंने देखा कि आपके दिए एक बोरे में उसकी दुकान के पीछे रखे हैं। क्या? नहीं, मेरे दिए तो सबसे शुद्ध थे। जरूर कोई चाल है। हमें मिलकर यह पता लगाना होगा। दिवाली की रात थी। हर किसी के घर सजे हुए थे। सेठ कालू अपनी बड़ी दुकान के सामने बहुत महंगे पटाखे जलाकर जोरदार शोर मचा रहा था। देखो मेरी दौलत, किसी के पास ऐसे पटाखे नहीं होंगे। वही बटी कबूतर और हरिया तोता अपने घर के बाहर काले दिए जला रहे थे। जल्दी से ये काले दिए जलाओ।
सेठ जी ने कहा था इनसे खूब रोशनी होगी। जैसे ही उन काले दियों को जलाया गया, उनकी रोशनी बहुत धीमी हो गई। उनमें से भयानक और बदबूदार धुआं निकलने लगा। देखते ही देखते कुछ दिए तो पूरी तरह बुझ भी गए। अरे ये क्या हो रहा है? ये दिए तो बुझ रहे हैं और ये बदबू कैसी है? देखते ही देखते यह शिकायत पूरे जंगल में फैल गई। सभी पक्षी घबरा गए और गुस्से में सेठ कालू की दुकान की तरफ तेजी से भागने लगे। सभी पक्षी गुस्से में कालू पर चिल्ला रहे हैं। कालू घबरा जाता है। सेठ कालू, आपने हमें धोखे में रखा। ये दिए नकली हैं। चुप, ये सब रानो की वजह से हुआ है। उसी ने मुझे घटिया दिए बेचे थे। तभी उसी समय रानो चिड़िया और बिजली चिड़िया भी वहाँ पहुँच गए। सेठ जी अब झूठ बोल रहे हैं, मेरे दिए शुद्ध थे। बिजली चिड़िया ने एक पल भी नहीं गवाया। वह तुरंत कालू की दुकान के पीछे भागी और उस बड़े बोरे को खींचकर सबके सामने ले आई। जैसे ही बोरा खुला, उसमें से रानो के बनाए हुए सुंदर असली मिट्टी के दिए बाहर गिरने लगे। देखिए, ये है रानो के असली दिए। सेठ कालू ने इन्हें जानबूझकर छुपा दिया था और हमें अपने घटिया नकली दिए बेचे। ओह, ये है असली बात। सेठ कालू पूरी तरह घबरा गया। उसने जल्दी से एक दिया स्लाई उठाई और बोरे में आग लगाने की कोशिश करने लगा। नहीं, ये सबूत मैं मिटा दूंगा। लेकिन हरिया तोता और बंटी कबूतर ने जरा भी देर नहीं की और तुरंत सेठ कालू को पकड़ लिया। सेठ कालू बहुत शर्मिंदा हुआ और उसने अपना सिर झुका लिया। आखिरकार उसे अपनी बड़ी गलती का एहसास हो गया था। मेरे प्यारे साथियों, ये दिवाली सिर्फ मेरी नहीं बल्कि ईमानदारी की जीत है। रानो चिड़िया ने बचे हुए अपने सारे असली दिए जंगल के सभी पक्षी परिवारों में बिना कोई दाम लिए मुफ्त में बांट दिए। रानो जी, आपने हमारी आंखें खोल दी। असली रोशनी तो आपके दिल में है। हमें माफ कर दीजिए कि हम सेठ कालू के दिखावे में आ गए। अब पूरा जंगल रानो चिड़िया के बनाए हुए सुंदर असली दियों की रोशनी से जगमगा रहा था। बंटी कबूतर के बच्चे और हरिया तोता के बच्चे मिलकर खुशी खुशी बम और अनार जैसे छोटे पटाखे जला रहे थे। रानो चिड़िया की बेटी गुड़िया भी अनार जला रही थी और उसकी रोशनी देखकर हंस रही थी। देखिए हरिया जी, ये है असली दिवाली। कितना सुकून है इस रोशनी में। हाँ बंटी जी, रानो की सच्चाई ने हमें बचा लिया। अब हम दिखावे में कभी नहीं आएंगे। रानो, आप सच में बहुत बहादुर हैं। आपने लालच को हरा दिया। धन्यवाद बिजली, ये जीत मेरी नहीं बल्कि हम सबकी है। और इस तरह दिवाली की रात ने जंगल को सिखाया कि सच्ची दौलत पैसों या दिखावे में नहीं होती बल्कि ईमानदारी, संकल्प और अच्छे दिल में होती है। सेठ कालू अब समझ गया था कि व्यापार में ईमानदारी ही असली पूंजी। छोटी दिवाली की रात को अपने पड़ोसियों से मिली मदद ने रानो के टूटे हुए दिल को थोड़ी हिम्मत दी थी। बंटी कबूतर और टुकटुकी तोती अक्सर उसके लिए खाना ले आते। रानो को लगने लगा था कि शायद अब धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। रानो अपनी बेटी गुड़िया को दलिया खिला रही थी। गुड़िया मुस्कुरा रही थी। आप और खाओगी मेरी बच्ची? देखो, टुकटुकी मौसी ने कितना मीठा दलिया भेजा है। हाँ माँ, क्या वो रोज देंगी? भगवान ने चाहा तो हम भी जल्द ही दूसरों की मदद करेंगे। कुछ हफ्तों बाद सर्दियों की शुरुआत। पेड़ों से पीले पत्ते झड़ रहे थे और एक ठंडी हवा चल रही थी जो मौसम के बदलने का संकेत दे रही थी। लेकिन मौसम ने तेजी से करवट ले ली थी। जंगल के सभी पक्षी आने वाली कड़ाके की ठंड के लिए अपने अपने घरों को मजबूत करने में लगे थे। कालू कौवे के आलीशान बड़ा सा घोंसला मोटी और मजबूत टहनियों से बना था। उसकी पत्नी गोरी कौवी अपने बेटे जग्गू के लिए नर्म ऊन का एक नया बिस्तर लगा रही थी। देख जग्गू, इस बार तेरे लिए सबसे नर्म ऊन मंगवाई है। जरा सी भी ठंड नहीं लगनी चाहिए मेरे लाल को। नहीं माँ, मुझे वो मखमल वाला नया लिहाफ भी चाहिए जो मैंने बाजार में देखा था। इस पुराने वाले में मजा नहीं आता। अरे हाँ हाँ मेरे बेटे, कल ही सेठ जी से कहकर
तुम्हारे लिए जंगल का सबसे महंगा लिहाफ मंगवा दूंगी। तुम ही तो हमारे महल के वारिस हो। एक तरफ मजबूत दीवारों वाले गर्म घर थे और दूसरी तरफ रानो का ये बेबस घोंसला। उसकी बेटी गुड़िया घोंसले के एक कोने में ठंड से सिकुड़कर बैठी कांप रही थी। माँ, हवा सीधी अंदर आ रही है, मुझे बहुत ठंड लग रही है। आप बस मेरे पास आ जाओ मेरी बच्ची, मेरे पंखों में छिप जाओ, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। सुबह होते ही रानो अपनी बीमार बेटी को लेकर जंगल के वैद्य जी के पास पहुंची। वैद्य जी ने गुड़िया को देखकर चिंता जताई। रानो, ठंड इसके शरीर में बैठ गई है, इसका इलाज तुरंत करना होगा। मैं कुछ जड़ी बूटियां लिख रहा हूँ, ये बहुत महंगी हैं, पर इसके बिना बच्ची की जान को खतरा है। लेकिन वैद्य जी, मेरे पास तो एक दाना भी नहीं है, मैं इतनी महंगी दवा कहाँ से लाऊंगी? वैद्य जी ने अफसोस में सिर हिला दिया। रानो के लिए दुनिया एक बार फिर अंधेरी हो गई थी। जब कोई रास्ता नहीं सूझा तो रानो अपनी आखिरी उम्मीद लेकर कालू कौवे के महल पहुंची। सेठ जी, मुझ पर रहम कीजिए, मेरी बेटी मर रही है, उसे दवा के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत है। मैं आपकी ज़िंदगी भर गुलामी करूंगी, बस मेरी बच्ची को बचा लीजिए। लेकिन पत्थर दिल कालू पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। अरे वाह, बड़ी अच्छी तरकीब है भीख मांगने की। कभी दिवाली का बहाना तो कभी बीमारी का। निकल जा यहाँ से, मेरे पास तुम जैसे गरीबों के लिए कोई पैसा नहीं है। सही कहा आपने। अगर हम ऐसे ही सबको पैसे देते रहे तो हमारे जग्गू के शौक कैसे पूरे होंगे? कालू ने रानो को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। हर तरफ से हार कर रानो चिड़िया अपने घोंसले में लौट आई। गुड़िया की हालत और बिगड़ रही थी। बंटी, बबली और टुकटुकी तोती भी वहीं थे, पर वे सब भी असहाय थे। हम सबने मिलकर कोशिश की रानो बहन, पर दवा के पैसे बहुत ज्यादा हैं। हे भगवान, क्यों ले रहे हो मेरी इतनी परीक्षा? इससे अच्छा तो मुझे ही अपने पास बुला लो। रानो बहन, देखो, इसका शरीर अब भी आग की तरह तप रहा है। इसकी सांसें भी कितनी हल्की हो गई हैं। हमें कुछ करना होगा, वरना। मैं जंगल के मुखिया और बाकी पंचों से भी मदद मांग कर आया। सबने हमदर्दी तो दिखाई, पर कालू सेठ के डर के आगे किसी ने भी पैसे देने की हिम्मत नहीं की। सब कहते हैं कि सेठ से दुश्मनी मोल लेकर जंगल में रहना मुश्किल हो जाएगा। हम सबने मिलकर कोशिश की रानो बहन। अपने अपने घरों का सारा जमा किया हुआ अनाज भी अगर हम बेच दें, तब भी दवा के पैसे बहुत ज्यादा हैं। माँ, माँ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बचा लो माँ। अपनी बेटी की ये दर्द भरी पुकार सुनकर रानो का कलेजा फट गया। उसके आंसू अब रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। नहीं मेरी बच्ची, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। मैं हूँ ना यहाँ, सब ठीक कर दूंगी। वह बेबसी से अपनी बेटी को देखती है और फिर उसकी नज़र ऊपर आसमान की तरफ उठती है। उसका सब्र अब जवाब दे चुका था। वह दोनों हाथ जोड़कर कांपते हुए होठों से भगवान को पुकारती है। हे भगवान, क्यों ले रहे हो मेरी इतनी परीक्षा? एक माँ की ममता का ऐसा इम्तिहान क्यों? अगर आपको एक जान लेनी ही है तो इस मासूम की क्यों? इससे अच्छा तो मुझे ही अपने पास बुला लो। खत्म कर दो ये रोज रोज का दर्द। समय का चक्र देखिए, जिस दौलत पर कालू को घमंड था, अब उसी दौलत पर मुसीबत आने वाली थी। 2 दिन बाद उसका बेटा जग्गू अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था कि अचानक वो कांपते हुए जमीन पर गिर पड़ा। पापा, पापा, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मेरा शरीर जल रहा है। जग्गू को भी वही तेज बुखार था जो गुड़िया को था। कालू और गोरी के होश उड़ गए। कालू ने शहर के सबसे बड़े डॉक्टरों को बुला लिया। महल में दौलत थी पर सुकून नहीं था। कोई भी डॉक्टर जग्गू का बुखार कम नहीं कर पा रहा था। सेठ जी, इसे कोई अजीब ठंड लगी है। इसका इलाज सिर्फ जीवन बूटी से हो सकता है, जो यहाँ से बहुत दूर बर्फीले पहाड़ पर मिलती है। वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं। ये सुनकर कालू कौवा हक्का बक्का रह गया। उसे पहली बार अपनी दौलत छोटी लग रही थी। ये खबर जब रानो तक पहुंची तो एक पल के लिए उसे सुकून मिला कि भगवान ने उसके साथ हुए अन्याय का बदला लिया है। लेकिन अगले ही पल
एक माँ का दिल पसीज गया। दुश्मनी कालू से है। उस मासूम बच्चे ने क्या बिगाड़े गारा है। एक माँ का दर्द मुझसे बेहतर कौन समझ सकता है। रानो को याद आया कि उसके पति ने एक बार उसे उसी जीवन बूटी के बारे में बताया था और उसकी पहचान भी बताई थी। रानो बिना कुछ सोचे समझे सीधी कालू के महल पहुंची। कालू उसे देखकर हैरान रह गया। सेठ जी, घबराइए मत, मैं जानती हूँ कि वो जीवन बूटी कहाँ मिलेगी। मेरे पास पैसे नहीं हैं, पर मेरे पास हिम्मत है। मैं आपके बेटे के लिए वो बूटी लेकर आऊंगी। कालू को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। जिस चिड़िया को उसने धक्के मारकर निकाला था, आज वही उसकी आखिरी उम्मीद बनकर खड़ी थी। रानो बंटी कबूतर के साथ उस बर्फीले पहाड़ की ओर उड़ चली। अगली सुबह घंटों की मशक्कत के बाद रानो और बंटी वो बूटी ले आए। बूटी खाते ही जग्गू की हालत सुधरने लगी। कालू कौवा दौड़कर रानो के पैरों में गिर पड़ा। मुझे माफ कर दो रानो बहन, मैं अंधा हो गया था। तुमने आज मुझे इंसानियत का पाठ पढ़ाया है। आज से तुम्हारी बेटी की जिम्मेदारी मेरी है। कालू ने तुरंत वैद्य को बुलवाकर गुड़िया के इलाज का सारा इंतजाम किया। उस दिन कालू कौवे को समझ आया कि असली दौलत पैसा नहीं, बल्कि किसी के दिल से निकली दुआ होती है। रानो की अच्छाई ने एक पत्थर दिल को हमेशा के लिए बदल दिया। जंगल के सबसे पुराने पेड़ पर रानो चिड़िया का छोटा सा घोंसला था। उसके 2 प्यारे बच्चे कुकू और गुड़िया अपनी माँ की छाँव में खुश रहते थे, पर उनका जीवन आसान नहीं था। माँ, आज क्या खाने को मिलेगा? माँ, मेरा पेट बहुत खाली है। बस थोड़ा सब्र करो मेरे बच्चों, मैं अभी जाती हूँ और तुम्हारे लिए सबसे अच्छे दाने ढूंढ कर लाती हूँ। रानो हर सुबह यही वादा करती थी और हर सुबह उसे पूरा करने के लिए जी जान लगा देती थी। आज धनतेरस था। पूरा जंगल खुशियों और खरीदारी से गुलजार था। हर तरफ चमकते हुए बर्तन और नए नए सामान दिख रहे थे। अरे रानो, तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? बाजार नहीं घूमोगी? देखो, मैंने अपने बच्चों के लिए ये नया चमचमाता मटका खरीदा है। कहते हैं धनतेरस पर नया बर्तन घर लाओ तो साल भर बरकत रहती है। अब इसमें रोज अमृत भरेंगे और मेरे बच्चे पिएंगे। तुम्हारा क्या इरादा है? कुछ खरीदा या नहीं? वाह, बहुत सुंदर है हरियाली बहन। तुम्हारे बच्चों के लिए बहुत बहुत बधाई। मैं तो बस ऐसे ही देख रही थी। हाँ, चलो अब मैं चलती हूँ। बच्चे घर पर राह देख रहे होंगे। तुम भी कुछ ले ही लेना। खाली हाथ जाना अच्छा नहीं होता आज के दिन। हरियाली के जाने के बाद रानो की झूठी मुस्कान भी गायब हो गई। उसने हिम्मत करके बनिया कौवा की दुकान की तरफ देखा, जहाँ सबसे ज्यादा भीड़ थी। आओ आओ, ले जाओ चांदी के सिक्के, स्टील के चम्मच, पीतल की कटोरी। धनतेरस का शुभ अवसर है, खाली हाथ ना जाओ। रानो की नजर सबसे आगे लटक रहे एक छोटे से स्टील के चम्मच पर टिक गई। काश मैं अपने बच्चों के लिए बस यही एक छोटा सा चम्मच खरीद पाती। उनके चेहरे पर कितनी खुशी आती। वो उसे हाथ में लेकर कितना नाचते। रानो चिड़िया ने सोचा, एक बार रेट पूछने में क्या हर्ज है। वो डरते डरते छोटे छोटे कदम बढ़ाती हुई बनिया कौवा की दुकान के पास पहुंच आ गई। कालू भाई। बनिया कौवा ग्राहकों से घिरा हुआ था और ऊंची आवाज में बोल रहा था। उसने रानो की धीमी आवाज नहीं सुनी। रानो ने थोड़ी और हिम्मत जुटाई। कालू भाई, जरा सुनिए। हाँ, बोलो रानो, क्या चाहिए तुम्हें? जल्दी बोलो, देख नहीं रही हो कितनी भीड़ है आज? वो जो सबसे छोटा वाला चम्मच है, वो कितने का है? वो चम्मच, वो पूरे 5 दानों का है, एकदम नया है। दिवाली की खीर खाओगी तो स्वाद 2 गुना हो जाएगा। 5 दाने? ये शब्द सुनकर रानो का दिल बैठ गया। उसका चेहरा उतर गया। कालू भाई, मेरे पास अभी सिर्फ 2 दाने हैं। क्या तुम मुझे ये चम्मच 2 दानों में दे दोगे? मैं वादा करती हूँ, बाकी के 3 दाने कल सुबह ही लाकर दे दूंगी। देखो रानो, ये दुकान है, कोई धर्मशाला नहीं। आज धनतेरस का दिन है, सब नगद का काम है, कोई उधार नहीं। मेरा और अपना दोनों का समय बर्बाद मत करो।
बनिया कौवा की कड़वी बात सुनकर वो वापस अपने घर के लिए जाने लगी। तभी उसे रास्ते में बट्टी कबूतर और बबली कबूतरी मिले। अरे रानो बहन, नमस्ते। बाजार से आ रही हो क्या? धनतेरस की बहुत बहुत बधाई। नमस्ते बबली बहन। बंटी भाई, तुम्हें भी बधाई हो। हमने तो आज एक छोटा सा चांदी का सिक्का खरीदा है। कहते हैं इससे घर में लक्ष्मी जी का वास होता है। और बच्चों के लिए थोड़ी मिठाइयाँ भी ली हैं। तुमने क्या लिया रानो बहन? वो क्या बताती कि उसके पास तो एक दाना खरीदने के भी पैसे नहीं थे। मैं तो बस देखने गई थी, अभी कुछ लिया नहीं। अरे ऐसे कैसे? आज के दिन कुछ न कुछ तो जरूर खरीदना चाहिए, चाहे नमक ही क्यों ना हो। शगुन होता है। चलो कोई बात नहीं, अभी रात बाकी है, हम चलते हैं। बच्चे राह देख रहे होंगे। बंटी और बबली खुशी खुशी अपने घर की ओर उड़ गए और रानो भी उदास चेहरा लेकर घर आ गईं। माँ, मैना आंटी के बच्चे तो नया घड़ा लाए हैं, हम क्या लाएंगे? माँ, क्या हमें भी धनतेरस पर कुछ नहीं मिलेगा? मिलेगा मेरे बच्चों, जरूर मिलेगा। माँ वादा करती है। मैं अभी जाती हूँ और कुछ ले आती हूँ। रानो फिर से बाजार की ओर उड़ चली। अब बाजार में भीड़ कम हो गई थी। कहाँ से लाऊं इतने पैसे? एक छोटा सा चम्मच भी। तभी उसकी नजर बनिया कौवा की दुकान के बाहर पड़ी एक चीज पड़ जाती है। एक पुरानी टूटी हुई जंग लगी कटोरी किसी ने कूड़े में फेंक दी होगी। रानो ने उस कटोरी को उठाया। तभी उसकी नजर कटोरी के नीचे दबी हुई एक और चीज पर पड़ी। एक चमकती हुई छोटी सी सोने की बाली। ये तो सोने की बाली है। इतनी कीमती चीज यहाँ कैसे? रानो के मन में एक पल के लिए लालच आया। इसे बेचकर मैं अपने बच्चों के लिए सब कुछ ले सकती हूँ। नया चम्मच, मिठाई, कपड़े। रानो बाली लेकर घोंसले की ओर उड़ रही थी। उसका मन बेचैन था। क्या उसे ये बाली अपने पास रखनी चाहिए? ये मेरा नहीं है, पर मेरे बच्चे, उनकी खुशी। तभी उसे झाड़ियों के पीछे से रोने की आवाज सुनाई दी। रानो ने देखा कालू कौवा जमीन पर बैठा फूट फूट कर रो रहा था। कालू वही कौवा था जो हमेशा सबको तंग करता था। कालू, क्या हुआ? तुम क्यों रो रहे हो? मेरी माँ बहुत बीमार है रानो, उन्हें बचाने के लिए दवा चाहिए। मैंने अपनी पत्नी की सोने की बाली गिरवी रखने के लिए निकाली थी, पर वो रास्ते में कहीं गिर गई। अब क्या होगा? कालू की आवाज में सच्चा दर्द था। रानो का दिल पिघल गया। ये वही बाली थी जो उसे मिली थी। ये लो कालू, तुम्हारी बाली। क्या ये तुम्हें मिली? पर तुम मुझे क्यों दे रही हो? तुम तो इसे बेचकर अपने बच्चों के लिए। मेरे बच्चों को भी खुशी चाहिए कालू, पर किसी की जान से ज्यादा नहीं। कालू ने नम आँखों से रानो को शुक्रिया कहा और दवा लेने के लिए उड़ गया। रानो खाली हाथ अपने घोंसले की ओर लौट पड़ी। बच्चे सो चुके थे। रानो घोंसले में बैठी उदास थी। उसके पास धनतेरस पर देने के लिए कुछ नहीं था। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे पाई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अगली सुबह दिवाली का पहला सूरज निकला। माँ देखो माँ, किसने रखा है ये सब? रानो ने देखा घोंसले के बाहर एक छोटा सा नया स्टील का चम्मच, कुछ ताजे दाने और एक छोटा सा दिया रखा था। उसके साथ एक छोटी सी चिट्ठी थी। रानो, तुमने मेरी माँ की जान बचाई। तुम्हारी ईमानदारी ही तुम्हारा सबसे बड़ा धन है। ये छोटी सी भेंट तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की दिवाली के लिए। कालू कौवा। रानो की आंखों में अब आंसू थे, पर ये खुशी के आंसू थे। उसने अपने बच्चों को गले लगा लिया। देखा मेरे बच्चों, हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा धन है, सच्चाई और अच्छा दिल। ये किसी भी सोने से ज्यादा कीमती है। उस दिन रानो और उसके बच्चों ने अपनी छोटी सी दिवाली मनाई, जिसमें असली धन की चमक थी। धनतेरस भले ही कुछ कमी से शुरू हुई हो, पर दिवाली सबसे बड़ी दौलत के साथ रोशन हुई। सुंदरवन जंगल के बीच से बहती नदी के किनारे एक विशाल पेड़ खड़ा था। उस पेड़ की घनी डालियों पर रानो चिड़िया ने अपनी छोटी सी बेटी गुड़िया के साथ मिलकर घास का एक सुंदर घर बनाया था। पेड़ के ऊपर से बहती ठंडी हवाएं
और नीचे से छनकर आती पानी की आवाज़ उस घर को और भी खास बना रही थी। देख गुड़िया, हमारा घर आखिरकार बनकर तैयार हो गया। मम्मा, कितना प्यारा घर है। किसी भी चिड़िया का इतना सुंदर घर तो नहीं होगा। आपने ये सब कहाँ से सीखा? बेटी, ये हुनर मैंने अपनी अम्मा से सीखा है। वो भी इसी तरह सुंदर घर बनाया करती थीं। मम्मा, अब तो हमें कभी पत्तों में छुपकर सोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ बेटा, अब तो ये घर ही हमारा सुरक्षित आशियाना होगा। अच्छा, अब तुम घर के अंदर जाओ। मैं नदी किनारे से कुछ मीठे फल ढूंढ कर लाती हूँ। ठीक है मम्मा, मेरे लिए लाल लाल मीठे जामुन जरूर लाना। रानो फल ढूंढने निकल जाती है, लेकिन उसी जंगल में कुछ शैतान कौवे घूम रहे थे। वे धूप से परेशान होकर एक मोटी डाल पर आकर बैठते हैं। उफ, ये धूप तो जान ले लेगी। पानी कहाँ मिलेगा? गला सूख गया। हाँ, मगर पानी यहाँ आसपास नहीं दिख रहा। सुना है नदी बहुत दूर है। अचानक नजर रानो के घर पर पड़ती है। अरे वाह, देखो तो कितना सुंदर घर है। आज से पहले मैंने ऐसा घर इस जंगल में कभी नहीं देखा। सच कहा, ये घर तो किसी महल जैसा है। काश ये हमारा होता। फिर वह दोनों चालाकी से रानो के घर का दरवाजा खटखटाते हैं। जी कौवे अंकल आंटी, आप कौन हो? छोटी बच्ची, हम बहुत प्यासे हैं। बस थोड़ा पानी मिल जाए तो जान बच जाए। मम्मा कहती हैं कि भूखे प्यासों की मदद करनी चाहिए, तो मैं इन्हें पानी दे दूंगी। जल्दी कर, है भी पानी या नहीं? रुको, मैं मटके से ठंडा पानी लेकर आती हूँ। गुड़िया जैसे ही पानी लाती है, दोनों कौवे घर को घूरते हैं। पति जी, जितना सुंदर यह घर बाहर से है, उतना ही भीतर से भी होगा। हाँ, और देखो कितनी भोली बच्ची है। इसे डराकर भगाना कितना आसान होगा। पानी पीकर वे दोनों जाते तो हैं, लेकिन उनके दिल में रानो का घर बस जाता है। रात को सूखे पेड़ पर बैठे बैठे वे दोनों योजना बनाने लगते हैं। सोचो पति जी, वो चिड़िया अपनी बेटी के साथ कितनी आराम से सो रही होगी, और हम यहाँ कष्ट में। इस बार सर्दियाँ हम सूखे पेड़ पर नहीं काटेंगे। कल से चालू करेंगे नई योजना। उस घर पर अब हमारा हक होगा। अगली सुबह दोनों कौवे अंधा बनने का नाटक करते हैं। काला चश्मा पहनकर, लाठी हाथ में लेकर रानो के घर पहुँचते हैं। जी, आप लोग कौन हो? बहन जी, हम दोनों अंधे हैं, दूर से आए हैं। यहाँ हमारी बहन रहती थी, जरा हमें उसके घर तक पहुँचा दो। रानो को उन पर दया आ जाती है। वह पूरे जंगल में उनकी बहन को ढूंढने निकल पड़ती है, लेकिन उसे कहीं नहीं मिलती। थकी हारी रानो वापस आती है तो कौवे रोने का नाटक करने लगते हैं। हे ऊपर वाले, हम अंधे कहाँ जाएंगे? ना खाने को अन्न, ना रहने को घर। ठीक है, जब तक आपकी बहन नहीं मिलती, आप मेरे घर में रह सकते हो। दिन बीतते जाते हैं। कौवे रानो के घर में रहकर आराम करने लगते हैं। रानो मेहनत करके उनके लिए भी भोजन जुटाती है, लेकिन एक दिन असली रूप सामने आता है। मम्मा देखो, ये दोनों तो अंधे नहीं हैं। काला चश्मा कोने में पड़ा है। धोखेबाजों, निकलो मेरे घर से बाहर। हाँ, हम अंधे नहीं हैं, बस तुम्हें मूर्ख बनाया था। अब ये घर हमारा है, भाग जाओ यहाँ से। कौवा रानो पर हमला करता है। रानो अपनी बेटी को लेकर जान बचाकर भाग जाती है। हे ऊपर वाले, तुम इन जालिमों को उनकी सजा जरूर दोगे। रात का समय था। कालू और गोरी धीरे धीरे उड़ते हुए चुपके से एक बड़े पहाड़ की ओर जा रही थे। पत्नी जी, देखो उधर पहाड़ की चोटी पर वही है चील का घोंसला। उसके अंडे सोने जैसे बड़े बड़े और कीमती होते हैं। आज अगर हम 2 अंडे ले आए तो साल भर खाना पीना पक्का। मगर पति जी, अगर चील जाग गई तो? सुना है उसके पंजों की पकड़ से कोई बच नहीं सकता। डर मत, चील इस वक्त शिकार पर गई होगी। जल्दी चलो, मौका दोबारा नहीं मिलेगा। धीरे धीरे दोनों कौवे घोंसले के पास पहुँचते हैं। वहाँ 3 चमचमाते सफेद अंडे रखे थे जो चांदनी में चमक रहे थे। वाह, इतने बड़े अंडे! मेरी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। जल्दी उठा लो इन्हें।
आज से हमारी किस्मत बदल गई। रानो चिड़िया का घर क्या, अब तो पूरा जंगल हमें सलाम करेगा। दोनों एक एक अंडा उठाने लगते हैं, लेकिन तभी ऊपर से एक भयावह छाया उनके ऊपर गिरती है। वो चील थी, विशाल पंख फैलाए आग जैसी आंखों से कौवों को घूर रही थी। हरामी कौवो, मेरे बच्चों को चुराने की हिम्मत की तुमने। आज तुम दोनों की यही आखिरी उड़ान है। बड़ी बहन, माफ कर दो, हमें लालच में गलती हो गई, हम दोबारा नहीं करेंगे। हाँ महारानी, दया करो, हमसे भूल हो गई। लेकिन चील की आंखों में कोई दया नहीं थी। वो तेजी से नीचे झपटी और अपने नुकीले पंजों से दोनों कौवों को दबोच लिया। छोड़ दो हमें, हम मर जाएंगे। धोखेबाज और चोर कभी नहीं बचते। रानो चिड़िया को सताना तुम्हारी पहली गलती थी और मेरे अंडों को चुराना तुम्हारी आखिरी गलती। चील उन्हें ऊंचे आसमान में ले गई। कौवे पंख फड़फड़ाते रहे, चीखते रहे, मिन्नतें करते रहे, लेकिन एक ही झटके में चील ने उन्हें नीचे फेंक दिया। दोनों जमीन पर गिरे और हमेशा के लिए खामोश हो गए। कुछ दिन बाद रानो चिड़िया एक तोते से मिलती है। तोते भैया, वो कौवे कहाँ हैं जो मेरे घर में रहते थे? बहन, वो चोर निकले, चील के घोंसले से अंडे चुरा रहे थे। चील ने उन्हें पकड़ लिया और दोनों को मार डाला। यही होता है चालबाजों का अंजाम। धन्यवाद तोते भैया, अब मैं अपने घर वापस जाऊंगी। इस तरह रानो चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया फिर से अपने घास के घर में लौट आती है। उन्होंने सीख लिया कि धोखेबाज कितने भी चालाक क्यों ना हो, अंत में बुराई का यही हश्र होता है और सच्चाई, मेहनत और दया हमेशा जीतती है। अब तो हम चैन से रहेंगे ना? हाँ बेटा, अब हमें कोई नहीं निकाल सकता। और प्यारे दोस्तों, यही थी आज की कहानी। बारिश तेज हो रही थी, आसमान से बिजली चमक रही थी। पेड़ की जड़ों के पास एक छोटा सा चूहे का बच्चा बैठा कांप रहा था। वो भीगी मिट्टी पर सिकुड़ कर बैठा रो रहा था। माँ, कहाँ चली गई? मुझे डर लग रहा है, मुझे बहुत ठंड लग रही है। उसी समय पेड़ के ऊपर से कालू कौवा उड़कर आया। उसकी तेज आंखें उस छोटे चूहे पर पड़ी। उसके मन में लालच आ गया। वाह, आज तो आसमान भी मेरा साथ दे रहा है। इतनी रात, इतना अंधेरा और ये छोटा सा चूहा, मुझे तो आज मजेदार दावत मिलेगी। वो पंख फड़फड़ाते हुए नीचे उतरने ही वाला था कि तभी एक छोटी सी चिड़िया रानो उड़कर बीच में आ गई। उसकी आंखों में हिम्मत थी। रुक जा कालू, ये तेरा शिकार नहीं है। अरे रानो, तू बीच में क्यों आ रही है? ये चूहा अकेला है, इसका कोई नहीं है। इसे मैं खा लूं, यही जंगल का नियम है। नहीं कालू, ये अनाथ है, इसका कोई नहीं है, तो मैं ही इसकी माँ बनूंगी। मैं इसे अपना लूंगी। तू इसे नहीं खा सकता। तू पागल हो गई है क्या? एक चूहे को पालकर क्या करेगी? तुझे दिक्कत ही होगी, लेकिन मुझे तो भूख लगी है। कालू, तू चाहे कितना भी जोर लगा ले, मैं इस छोटे से बच्चे को तुझसे बचा कर रहूंगी। रानो ने अपने पीछे छोटे चूहे को छुपा लिया। कालू कौवा गुस्से से पंख फड़फड़ाया, लेकिन रानो की हिम्मत देखकर चुपचाप उड़ गया। उस रात रानो चिड़िया अपने छोटे से घोंसले में उस अनाथ चूहे को ले गई। भीगा हुआ बच्चा कांप रहा था, तो रानो ने उसे नरम घोंसले में बिठाया और धीरे धीरे उसका डर कम हुआ और वो सो गया। अब तू अकेला नहीं है, अब तू मेरा बच्चा है। तुझे कभी डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बारिश की रात गुजर गई, दिन बीतते गए। रानो चिड़िया अपने छोटे से घोंसले में उस चूहे को संभालती रही। वो उसे दाना चुनकर लाती, पानी पिलाती और माँ की तरह प्यार करती। लेकिन जंगल के बाकी पक्षी इसे देखकर हंसते और ताने मारते। एक दिन मिट्ठू तोता, बंटी कबूतर और हरियाली तोती आपस में बातें कर रहे थे। अरे देखो तो, ये रानो पागल हो गई है। चिड़िया होकर चूहे को पाल रही है, अपना पेट तो भर नहीं पाती और अब इस चूहे को भी खिलाएगी।
सही कहा मिट्ठू, कल को ये चूहा बड़ा होकर इसी के दाने खा जाएगा और अगर भूखा हुआ तो क्या पता रानो को ही खा ले। हम सब मेहनत करते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं और ये किसी अजनबी को अपने घर में लेकर बैठी है। सच में रानो तो बिल्कुल बेवकूफ है। एक दिन नदी किनारे रानो दाना खोज रही थी। इतने में फिर से कालू कौवा आ गया। अरे रानो, तू तो सबसे बड़ी मूर्ख निकली। मैंने तुझे पहले ही चेताया था, ये चूहा बड़ा होकर तुझे ही खा जाएगा। तू इसे पालकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है। कालू, तुम चाहे कितनी भी बातें बना लो, मैं इस छोटे बच्चे को अकेला नहीं छोड़ सकती। ये अनाथ है, इसके पास कोई नहीं है। अगर मैं इसे भी छोड़ दूं, तो इसकी जिंदगी कौन संभालेगा? तभी वहाँ मिट्ठू तोता भी आ जाता है। लेकिन रानो, तू क्यों अपने ऊपर बोझ ले रही है? तेरे पास तो वैसे भी कम दाने होते हैं। हाँ मिट्ठू, मेरे पास कम है, लेकिन जो भी है मैं बांट कर खा सकती हूँ। माँ बनने के लिए सिर्फ पेट भरना नहीं, दिल बड़ा होना जरूरी है। रानो के इन शब्दों को सुनकर सब चुप हो गए। रानो ने किसी की परवाह नहीं की। दिन, हफ्ते और महीने गुजरते गए। छोटा सा चूहा अब बड़ा हो गया था। वो समझदार और मेहनती बन गया था। जंगल में दौड़ता, बीज और दाने ढूंढता, फिर उन्हें अपनी छोटी सी थैली में भरकर रानो के घोंसले में लाता। एक दिन जब रानो बैठी उदास थी, चूहा खुशी से कूदता हुआ आया। उसके पैरों में दाने की एक ढेरी रख दी। माँ रानो, देखो आज मैं बहुत सारा अनाज लाया हूँ। अब तुम्हें दाने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। अरे मेरे बच्चे, ये सब तूने कहाँ से लाया? मैं जंगल के कोनों में गया, जहाँ और पक्षी नहीं जाते। वहाँ मैंने मेहनत करके ये सब इकट्ठा किया। तुमने मुझे बचाया था, अब मेरी बारी है तुम्हारी मदद करने की। बेटा, मैंने तो तुझे अपना समझकर पाला था। कभी नहीं सोचा था कि तू मेरी मदद करेगा। माँ, जिसने मुझे जिंदगी दी उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। तुम्हारी बदौलत ही मैं आज जिंदा हूँ। अब मेरा हर दाना, हर मेहनत सिर्फ तुम्हारे लिए है। रानो की आंखों में आंसू आ गए। वो खुशी से रो पड़ी। एक शाम अचानक काले बादल घिर आए। तेज आंधी चलने लगी, पेड़ हिलने लगे और आसमान गरजने लगा। रानो चिड़िया अपने छोटे से घोंसले में छुप कर बैठी थी, लेकिन तूफान इतना भयानक था कि उसकी कमजोर टहनियों वाला घर टूटकर बिखर गया। अरे भगवान, अब मैं कहाँ जाऊँ? छत भी नहीं बची, आशियाना भी नहीं रहा। मैं इन्हें कहाँ सुरक्षित रखूँ? इतने में पास के पेड़ से आवाज आई। वो था कालू कौवा। वो हंस हंस कर ताने मारने लगा। देखो देखो सबको, रानो का घर उड़ गया। अब तेरे पास तो रहने की जगह भी नहीं बची। बड़ी आई थी दूसरों को पालने और बचाने वाली, अब खुद ही सड़क पर आ गई। कालू, तू मेरा मजाक क्यों उड़ा रहा है? तूने उसी चूहे को पालकर गलती की। अगर तू अपने लिए घर मजबूत बनाती तो आज ये हाल ना होता। अब भुगत। रानो चुप रही। उसके आंसू बारिश की बूंदों में मिल गए। तभी चूहा आगे आया। बस कालू, अब बहुत हुआ। तू हमेशा हमारी कमजोरी पर हंसता है, लेकिन आज से तेरी हंसी बंद कर दूंगा। माँ रानो ने मुझे पाला है, अब मेरी बारी है उन्हें संभालने की। मैं इनके लिए नया घर बनाऊंगा, तू देखता जा। रात का तूफान थम चुका था। माँ रानो, रो मत, तुमने मुझे बचाया था। अब मेरी बारी है तुम्हें बचाने की। मैं तुम्हारे लिए नया घर बनाऊंगा। लेकिन बेटा, तू इतना छोटा है, घर बनाना तेरे बस की बात नहीं है। फिर चूहा जुट गया। वो जंगल में भागता, कभी लकड़ियां घसीट कर लाता, कभी पत्ते काट कर ढेर करता, तो कभी नरम घास इकट्ठा करता। दिन भर की मेहनत के बाद चूहे ने अपनी दांतों की ताकत और मेहनत से रानो के लिए एक मजबूत घर बना दिया। अरे मेरे बच्चे, तूने तो कमाल कर दिया। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि तू इतना बड़ा काम कर पाएगा। माँ, ये तो मेरा फर्ज था। पूरा जंगल इकट्ठा होकर ये नजारा देखने लगा। हर कोई हैरान था। वाह, एक चूहे ने पक्षी के लिए घर बना दिया। हम तो मजाक उड़ाते थे, पर असली साथ तो इसी ने दिया। सच है, दिल का रिश्ता ही सबसे बड़ा होता है। माँ, जिस दिन आपने मुझे बचाया था, उसी दिन मैंने निश्चय किया था कि मैं हमेशा आपका सहारा बनूंगा। जंगल में सबको सीख मिलती है कि सच्ची दया कभी खाली नहीं जाती। वो हमेशा लौटकर मदद बनती।
जंगल के एक कोने में रानो चिड़िया रहती थी। बहुत गरीब थी, इतनी कि बच्चों को खिलाने के लिए उसके पास कुछ नहीं था। हर सुबह सूरज निकलते ही वह आसमान की तरफ देखती और मन ही मन दुआ करती, हे भगवान, आज बच्चों के पेट में कुछ तो जाएगा। रानो अपना छोटा टूटा फूटा घोंसले के अंदर और उसके 3 बच्चे बेसब्री से अपनी माँ को देख रहे थे। बस मेरे लालो, जरा सब्र करो, माँ तुम्हारे लिए कुछ लेकर जरूर आएगी। जंगल के बाकी पक्षी उसे देखकर हंसते, ताने कसते, खासकर कालू कौवा और गोरी कौवी। एक रोज रानो जंगल जा रही थी। अरे देखो देखो, ये वही रानो है ना, हमेशा खाली पेट खाली घोंसला। अरे बहन, तू इतनी गरीब क्यों है? मेहनत तो करती है पर किस्मत तेरी सोई पड़ी है। हाँ हाँ बिल्कुल, देख तो जरा इसके पंख कितने बिखरे हुए हैं, ना खाना ना ढंग का घर। अरे रानो, बच्चों को पालना इतना मुश्किल है तो पैदा ही क्यों किए? भगवान ने दिए हैं तो मैं उन्हें छोड़ नहीं सकती। तो दूसरों से मांग क्यों नहीं लेती? ओह, माफ करना, तेरी इज्जत जो बड़ी है, भीख मांगना तो तुझे मंजूर ही नहीं। हाँ, और देखना, एक दिन तेरे बच्चे भूख से मर जाएंगे, तब ये तेरी इज्जत काम आएगी। उसी वक्त पास के पेड़ पर बैठे तोता और तोती नीचे उतर आते हैं। कालू, गोरी, तुम लोग क्यों बार बार इसे सताते हो? क्या हरी भी कोई गुनाह है? रानो बहन, हिम्मत मत हारो, आज नहीं तो कल सब ठीक होगा। देखना, तुम्हारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। तुम दोनों का सहारा ही मेरे लिए बड़ी बात है, वरना इस जंगल में सब सिर्फ हंसते हैं, कोई दिलासा देने वाला नहीं मिलता। रानो कालू के तानों को सुनकर चुपचाप आगे बढ़ गई। नदी किनारे रानो उड़कर नीचे उतरती है, दाने तलाशती है, पर कुछ नहीं मिलता। हे भगवान, कहीं तो कोई दाना होगा, मेरे बच्चों का पेट भरा जाए, वरना आज फिर वे रोते रोते सो जाएंगे। रानो रोज नदी किनारे दाने ढूंढती थी, पर ज्यादातर खाली हाथ लौट आती थी। एक दिन रानो रोज की तरह नदी किनारे दाने खोजने गई। वह नदी किनारे घूमते घूमते अचानक रुक गई। उसकी नजर एक छोटे से जमीन के टुकड़े पर पड़ी। ये मिट्टी तो कितनी अच्छी लग रही है, जैसे इसमें कोई राज छुपा हो। शायद यहाँ कुछ बोया जाए तो अच्छा फल फूल निकले। इतना सोच ही रही थी कि पानी में हलचल हुई और नदी से एक बूढ़ा कछुआ धीरे धीरे बाहर आया। रानो बेटी, मैं कई सालों से इस नदी किनारे रहता हूँ। मैंने बहुत पक्षियों और जानवरों को आते जाते देखा है। तुम्हें रोज यहाँ दाने खोजते देखता हूँ, तुम्हारी हालत जानता हूँ। बाबा, मैं तो बस बच्चों का पेट भरने के लिए रोज आती हूँ, पर यहाँ कुछ मिलता ही नहीं। मेरा दिल डरता है, कहीं बच्चे भूख से मर न जाएं। रानो की बात सुनकर बूढ़े कछुए की आंखें भर आईं। कछुए ने अपनी छोटी सी थैली खोली, उसमें चमकते हुए कुछ छोटे छोटे बीज थे। ये बीज साधारण नहीं है बेटी, ये जादुई बीज हैं। इन्हें इस मिट्टी में बो देना। अगर दिल से मेहनत करोगी तो ये तुम्हें कभी भूखा नहीं रहने देंगे। बाबा, मेरे पास लौटाने को कुछ नहीं, बस दुआएं हैं। आपने मुझे उम्मीद दी है, भगवान आपको लंबी उम्र दे। मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटी, बस वादा करो कि जब तुम्हारे पास बहुत अनाज होगा तब दूसरों भूखों को भी बांटोगी। यही इन बीजों की असली ताकत है। हाँ बाबा, मैं वादा करती हूँ। रानो चिड़िया ने उस उपजाऊ जमीन में बूढ़े कछुए के दिए हुए बीज बो दिए। वो रोज सुबह सुबह नदी से पानी लाती, उन बीजों पर छिड़कती। मेरे बच्चों, अब की बार माँ तुम्हें भूखा नहीं सोने देगी। ये बीज हमारी किस्मत बदलेंगे। कुछ ही दिनों में मिट्टी से छोटे छोटे हरे अंकुर निकलने लगे। देखो मेरे लालो, मिट्टी से नन्हे नन्हे पौधे निकल आए हैं। अब भूख के दिन जाने वाले हैं। दिन गुजरते गए। रानो हर रोज उन पौधों की देखभाल करती रही। धीरे धीरे पौधे बड़े होकर हरी भरी भिंडियों में बदल गए। एक दिन रानो ने बच्चों को पहली भिंडी खिलाई। लो बेटा, ये हमारी मेहनत का फल है, इसे खाकर ताकत मिलेगी। जैसे ही बच्चों ने भिंडी खाई, उनके चेहरे पर रौनक आ गई। पंख मजबूत हो गए, चहचहाहट और भी तेज हो गई।
माँ, मुझे तो भूख ही नहीं लग रही। मैं बहुत ताकतवर महसूस कर रहा हूँ। धीरे धीरे जंगल के बाकी पक्षियों तक खबर पहुंच गई कि रानो की खेती में जादुई भिंडियाँ उगी हैं। जो भी पक्षी थोड़ा सा चख लेता उसे नई ताकत और ताजगी महसूस होती। तोता और तोती खुशी से बोले, देखा रानो बहन, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। ये सिर्फ तुम्हारी खेती नहीं है, ये तुम्हारी मेहनत और विश्वास का इनाम है। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, रानो अपनी खेती में बच्चों के साथ बैठी थी। अचानक उसकी नजर सबसे बड़ी भिंडी पर पड़ी। अरे ये देखो, ये भिंडी कैसे चमक रही है। क्या इसमें भी कोई जादू छुपा है? धीरे धीरे वो चमक और तेज होने लगी। अचानक चमक की आवाज हुई और वो बड़ी भिंडी फटकर खुल गई। उसके अंदर से एक छोटा सा हरा घर निकल आया। घर सुंदर था, पत्तों और बेलों से सजा हुआ। हे भगवान, ये कैसा चमत्कार है। मेरे बच्चों के लिए घर, सच्चा घर। बच्चे खुशी से कूदने लगे। वे अंदर भागे और हंसते खेलते आवाजें लगाने लगे। माँ, ये घर कितना अच्छा है। बाबा कछुआ, आपने जो वरदान दिया उसने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं कभी नहीं भूलूंगी कि मेहनत और सच्चाई ही सबसे बड़ी ताकत है। धीरे धीरे जंगल के सारे पक्षियों को पता चला कि रानो के पास अब एक जादुई भिंडी का घर है। सब उसे देखकर खुश थे, लेकिन कालू कौवा और गोरी कौवी के दिल में जलन आग की तरह बढ़ रही थी। ये कैसे हो गया? जिस रानो पर हम हंसते थे वही आज सबसे अच्छे घर में रह रही है। हाँ, ये तो हमें बर्दाश्त ही नहीं। हमें भी ये जादुई भिंडी चाहिए। दोनों ने चोरी करने की योजना बनाई। रात का समय था। कालू और गोरी धीरे धीरे उड़कर रानो की खेती के पास पहुँचे। अब मौका है, रानो सो रही होगी, जल्दी से भिंडियाँ तोड़ ले। हाँ, और इस जादुई घर को भी छीन लेते हैं। जैसे ही उन्होंने भिंडी को तोड़ने की कोशिश की, अचानक भिंडी से एक गहरी आवाज आई। रुको, मेहनत के बिना पाया हुआ सुख टिकता नहीं। लालच हमेशा दुख लाता है। गोरी, ये भिंडी बोल रही है। चल भाग यहाँ से, ये जगह हमारे लिए नहीं है। दोनों डरकर अंधेरे में उड़ गए। सुबह हुई। सूरज की किरणों के साथ रानो अपने घर के बाहर बैठी थी। बच्चे खेल रहे थे। तोता और तोती आए और मुस्कुराकर बोले, रानो बहन, तुमने सबको दिखा दिया कि सच्ची अमीरी मेहनत से आती है। हाँ, और जलन या चोरी से पाया सुख कभी टिक नहीं सकता। याद रखो दोस्तों, असली अमीरी खेतों से, मेहनत से और सच्चाई से मिलती है। चोरी, जलन और लालच से कुछ भी हाथ नहीं आता। उस दिन के बाद जंगल के सभी पक्षी रानो का सम्मान करने। गोरी कौवी अपने घोंसले में सोई हुई थी। उसी पेड़ पर दूसरे घोंसले में कालू कौवा लेटा हुआ था। कालू कौवा सर उठाकर गोरी की तरफ देखता है। सो गई चुड़ैल, कैसे डरावनी लग रही है। कालू कौवा जेब से मोबाइल निकालता है। आज 2 बार 00 और 1 बार 3 मिलाकर देखता हूँ। कालू कौवा नंबर मिलाता है। घंटी बज रही थी। बिजली कौवी अपने घर में सोई हुई थी। घंटी बार बार बजती है। बिजली कौवी सोते सोते ही पंख बढ़ाकर अपना मोबाइल उठाती है। हेलो, कौन है इस वक्त? मैं हूँ साहिल कौवा। और आप? आप कौन है? कोई कौवी, चिड़िया या फिर बुलबुल बात कर रही हो? मैं बिजली कौवी हूँ। किससे बात करनी है आपको? ठीक, आज नंबर ठीक जगह लगा है। आपसे मुझे आपसे ही बात करनी है। बताओ क्या बात है, जल्दी करो, मुझे नींद आ रही है। कोई खास बात तो नहीं, बस बात यही थी कि मुझे आपसे बात करनी है। मैं कौवा हूँ, मेरा नाम साहिल कौवा है और मैं किसी सुंदर कौवी की तलाश में हूँ जो मेरा दुख दर्द सुन सके, जो मुझे प्यार करे, जो मेरे लिए। बस कर जाओ कौवे, तुम तो मुझे कोई पागल लग रहे हो। कल झरने पर मैं तुम्हारा इंतजार करूँगा। मैं साहिल कौवा, तुम आओगी ना? बिजली कौवी फोन काट देती है और फिर से सो जाती है। सुबह हो जाती है। कालू कौवा सोया हुआ था और गोरी कौवी भी उठ जाती है।
उठ कालू उठ, देखो 12 बज गए हैं। क्या आज दाना लेने नहीं जाना? उठ रहा हूँ, बस थोड़ी देर और सो लेने दो मुझे। सब पक्षी चले गए, चिड़िया भी चली गई, बुलबुल भी, और तोता भी चला गया। कालू कौवा उठता है। जा रहा हूँ मैं भी, सुबह सुबह काव काव करने लग जाती हो। कालू कौवा उठता है और सीधा नदी पर जाकर खुद को पानी में देखता है। कालू कौवा आंखों पर ऐनक लगाता है और सर पर कैप, गले में लाल रुमाल और बन ठनकर झरने पर जाकर बैठ जाता है। हाँ, न जाने आज भी वो बिजली कौवी आएगी या नहीं। कितनी बार मैं बन ठन कर यहाँ आया हूँ, लेकिन कभी कोई भी कभी मुझसे मिलने नहीं आई। माँ, मैं जा रही हूँ। मैं वापस आते हुए आपके लिए सरसों के फूल लेकर आऊंगी। बेटी जल्दी वापस आना। मुझे सरसों के फूलों से घर को सजाना है। बिजली कौवी घर से निकलती है। रास्ते में जाते हुए वो बुलबुल के ब्यूटी पार्लर पर रुकती है, जो एक बड़े पेड़ के नीचे था। बिजली कौवी वहाँ से तैयार होती है। बालों में लाल फूल, पिंक बैग और अच्छी तरह बन संवरकर बिजली कौवी झरने की तरफ चली जाती है। कालू कौवा दूर से ही बिजली कौवी को देख लेता है। आपका नाम साहिल कौवा है क्या? कौवा भूल जाता है कि रात को उसने अपना नाम साहिल बताया था। नहीं नहीं कालू, मेरा नाम तालू कौवा है साहिल। हाँ हाँ, याद आया, मैं भी साहिल कौवा हूँ। आप बिजली कौवी है? जी हाँ, आप तो मुझे कुछ बुढ़े कौवे लग रहे हो। अकेला रहता हूँ, हर वक्त सोचता रहता हूँ कि अगर मैं मर गया तो मेरी सारी धन दौलत किसके काम आएगी। बस इसी सोच ने मुझे बूढ़ा कर दिया है। धन दौलत? हाँ हाँ, मैं जंगल का सबसे अमीर कौवा हूँ। मेरे जंगल में किसी से भी साहिल कौवे का पूछ लेना, सब मेरा बताएंगे। सेठ साहिल कौवा। अच्छा जी। कालू कौवा बिजली कौवी से ढेरों गप्पे लगाता है। दोनों दोपहर तक वहाँ बैठे रहते हैं। अब मुझे चलना होगा, मेरी माँ के लिए सरसों के फूल लेकर जाना है। मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। कल मेरे लिए समोसा लेकर आना, मुझे समोसा बहुत पसंद है। बिजली कौवी चली जाती है और कालू कौवा भी गीत गाता हुआ घर वापस उड़ता है। ओ ला ला ला, खूबसूरत जंगल, खूबसूरत कौवा, खूबसूरत फूल, मैं कालू कौवा, मैं साहिल कौवा, ओ ला ला ला। रास्ते में जाते हुए कालू कौवे को याद आता है कि उसे तो गोरी के लिए दाना भी लेकर जाना था। कालू कौवा रुकता है और तोते के पास जाता है। तोते तोते, मेरी मदद करो, मेरी सास आई है आज, बताए बिना ही आ गई। मेरी सास के लिए 2 दाने दे दो मुझे। कालू कौवे, कितनी बार कहा है मुझसे दाना मत मांगा करो, मैं बहुत मुश्किल से दाना ढूंढ कर लाता हूँ। ऐसे कहते हुए तोता कालू कौवे को 2 दाने दे देता है। कालू कौवा वो दाने लेकर अपने घोंसले में जाता है। सुबह से गए हुए हो और लाए भी तो सूखे 2 दाने। मैंने सोचा था आज तुम फल लेकर आओगे। जंगल में सूखा चल रहा है, 2 दाने मुझे मिले हैं। तोता और चिड़िया तो खाली हाथ ही घर लौट आए हैं। आज कालू कौवा वो रात जाग कर गुजारता है और फिर सुबह सवेरे ही रानो चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, गोरी की बहन आई है। बात करते हुए भी शर्म आ रही है मुझसे। घोंसले में सब कुछ है खाने को, लेकिन वो बेशर्म समोसा मांग रही है। तो ठीक है कौवे भैया, आप गोरी की बहन के लिए समोसा ही ले जाएं। कहाँ से लूं? मेरे पास कौन सा पैसे हैं, इसलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। मुझे एक समोसा दे दो, मेरी इज्जत का ख्याल करो चिड़िया रानी। ठीक है कौवे भैया, आप मेरे साथ चले। रानो चिड़िया कौवे को कबूतर की दुकान पर ले जाती है। कबूतर भैया कौवे को एक समोसा दे दे, गोरी की बहन आई है, कालू ने उसके लिए समोसा लेकर जाना है। कबूतर कालू कौवे को एक समोसा दे देता है। कालू कौवा वो समोसा लेकर खुशी खुशी झरने की तरफ जाता है। बिजली कौवी पहले से ही कालू कौवा का इंतजार कर रही थी। वो समोसा देखकर खुश हो जाती है। अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो मैं ऐसे समोसे हर रोज तुम्हें खाने को दिया करूँगा। तुम बहुत अच्छे कौवे हो। उम्र ज्यादा है तो क्या हुआ,
मेरा ख्याल तो रखोगे तुम। मैं तुमसे शादी जरूर करूंगी। वहीं दूसरी तरफ रानो चिड़िया गोरी कौवी के पास जाती है। गोरी, कहाँ है आपकी बहन? मेरी बहन तो नहीं आई। तो फिर कालू भैया ने मुझसे झूठ क्यों बोला कि आपकी बहन आई है और समोसा मांग रही है? वो समोसा किसके लिए लेकर गया होगा? वो झरने की तरफ गया था। गोरी गुस्से में घोंसले से निकलती है। रास्ते में गोरी कौवी को तोता मिल जाता है। गोरी माँ जी को दाना पसंद आया था। माँ जी को तोते? लेकिन मेरी माँ जी तो नहीं आई। झूठा कालू कौवा कल मुझसे झूठ बोलकर दाना ले गया और उसने कहा कि गोरी की माँ आई है। कभी मेरी बहन आती है, कभी मेरी माँ आती है। इस कालू के बच्चे को तो मैं देखती हूँ। गोरी कौवी झरने की तरफ जाती है। तो फिर मैं कब आऊं तुम्हें बिहाने के लिए? मैं आज माँ से बात करूंगी। एक कौवी है, गोरी है उसका नाम। वो मेरे पीछे पड़ी हुई है कि मैं उससे शादी कर लूं। तुम जल्दी अपनी माँ से बात करना। गोरी झाड़ियों के पीछे झुकी हुई सब सुन रही थी। कालू के बच्चे, मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे। गोरी को देखकर तो कालू मूर्ति बन जाता है। आप कौन हैं? मेरा नाम गोरी है और मैं पत्नी हूँ इस बुढ़े कौवे की। बिजली कौवी कालू कौवे के मुंह पर एक थप्पड़ मारती है और वहाँ से चली जाती है। कालू कौवा तो भागने लगता है, लेकिन गोरी कालू की पूंछ से पकड़कर गिरा देती है और कालू की खूब पिटाई करती